दिल्ली में होने वाली बैठकों को लेकर दिल्ली की सत्ता की धड़कनें क्यों बढ़ी हुई है, यह इस बात से समझा जा सकता है कि पहली बार विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी भी मुद्दा होंगे और राजनीतिक तौर पर उनकी घेराबंदी उसी डेवलपमेंट, उसी इंफ्रास्ट्रक्चर, उसी विकास, उसी विकसित भारत को बनाने की सोच और इकोनॉमी के साए तले महाराष्ट्र की बदहाली को सामने रखा जाएगा। यानी अपने तौर पर बीजेपी अभी तक जो भी लकीर प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के आश्रय खींचती रही, पहली बार उसी को सामने रखकर एक आईना दिखाने की कोशिश इंडिया गठबंधन कर रहा है। और इसको इस रूप में देखिए कि 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 105 सीटें जीती थी, 152 सीटों पर लड़े थे, 105 सीट जीती थी। शिवसेना साथ खड़ी थी, 124 पर लड़ी थी, लेकिन 56 सीट जीत पाई थी। और उसके बाद चीजें बदल गई क्योंकि शिवसेना अपने मुख्यमंत्री को चाहती थी, बीजेपी ने बनने से रोक दिया। लेकिन अब यह स्थिति है कि नॉर्थ महाराष्ट्र, मुंबई, ठाणे और कोंकण के इलाके की लगभग विधानसभा की 22 सीटें डगमगाई हुई है बीजेपी के लिए, सिर्फ बीजेपी के लिए। कुल 105 में से इन इलाकों की अगर 22 सीट डगमगाई हुई है तो इसके अलावे पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ की जो आकलन इंडिया गठबंधन अपने तौर पर कर रहा है, उसमें उसकी स्थिति 32 सीटों की और है। अब आप सोचिए कि एक झटके में बीजेपी 105 से अगर 50 के अंदर में आकर खड़ी हो गई तो फिर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार क्या करेंगे। और शायद इसीलिए पहली बार अजीत पवार को कहा गया कि आप निकलिए, जिले जिले घूमिए, बताइए, अपनी उपलब्धियों को बतलाइए, युवाओं को साथ लेकर आइए, किसानों को साथ लेकर आइए, उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे और आपको कितनी टिकट देनी है या नहीं देनी है यह तय होगा। और इसका फैसला आरएसएस के दरबार में होगा, जो आरएसएस अजीत पवार के खिलाफ है। और अजीत पवार इसीलिए निकल पड़े यात्रा में और वो लगे बताने कि कैसे कौन सी जीत हासिल करेंगे, क्योंकि अपने तौर पर आरएसएस भी अब इस बात को बीजेपी को लेकर समझा रही है और समझ चुकी है कि आप जिस रास्ते सरकार को बनाने निकले, अब इस चुनाव के बाद लोगों की मानसिकता आपके साथ नहीं है और सत्ता विरोधी हवा का रुख इतना ज्यादा है कि जब पहली बार 1990 में बीजेपी ने 50 सीटों से ज्यादा सीट हासिल की थी और शिवसेना के साथ मिलकर लगभग 100 के आंकड़े तक पहुंचे थे, इस बार वह भी स्थिति नाजुक है, यानी वहां पर भी मुश्किल होगी। और इसीलिए अजीत पवार किस तर्ज पर निकले हैं यह भी देख लीजिए। जन सम्मान यात्रा नासिक से शुरू की है और अलग अलग एरिया में हम जाना चाहते हैं, वैसा प्रोग्राम हमने तय किया है। यही इरादा है, आने वाले चुनाव अभी अक्टूबर में आने वाले हैं, असेंबली चुनाव में हमारा महायुति सरकार ने क्या काम किया है, नंबर 1। नंबर 2, हमने जो अच्छी योजनाएं फार्मर्स के लिए, ज्यादा करके वुमेन्स के लिए, फिर अपने युवतियों के लिए, ऐसे बहुत सी योजनाएं लाई है। उसके बारे में उनके ये सब योजनाओं की मालूमात करने का हमारा इरादा है। उसका कारण यही है कि लोगों ने वापस हमें मौका देने की हम विनती करने वाले हैं, उनको रिक्वेस्ट करने वाले हैं। खास बात तो यह है कि अजीत पवार अपनी टीम के साथ जब निकले हैं तो इस बात को समझ चुके हैं कि उनके पास वो डायरी है जिस डायरी में जिले दर जिले बीजेपी की स्थिति क्या हुई। और अब एनसीपी का एक धड़ा अगर बीजेपी के साथ है तो वो कॉकटेल किस तरीके से वोटों को साथ ला सकता है या नहीं ला सकता है। कहां युवाओं पर कहना है, कहां किसानों का जिक्र करना है, कहां पर महिलाओं का जिक्र करना है, कहां पे मजदूरों का जिक्र करना है। इस अंदाज में इसलिए निकले हैं क्योंकि अगर आप 1990 से महाराष्ट्र के विधानसभा की फाइल को पलटें तो 1995 में जब मनोहर जोशी मुख्यमंत्री बने थे शिवसेना के, बीजेपी समर्थन कर रही थी, उस समय 73 सीटें शिवसेना ने जीती थी और बीजेपी ने 65 सीट जीती थी। दोनों मिलकर 138 हुए थे। बाकी सहयोगियों को तोड़ा गया, साथ लाया गया और सरकार बना ली गई। 144 सीट चाहिए थी, वह हो गई। लेकिन उसके बाद अगर आइएगा तो कांग्रेस कम हो गई, 65 से 56 पर आ गई। 56 पर ही 200 2004 में भी रही, 2009 में तो घटकर 46 पे आ गई। लेकिन 2014 की उड़ान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के आसरे उड़ी
और उस चेहरे के साथ गुजरातियों का एक बड़ा तबका जो मुंबई के भीतर था, उसने जिस रूप में मदद की वह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। और कॉरपोरेट के पैसे का साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2014 का चेहरा और इन सब के बीच विकास, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन तमाम बातों का जिक्र खुले तौर पर किया गया। 2014 और 2019 दोनों जगहों पर अपने बूते बीजेपी 100 पार करती है। 2014 में 122 सीट लाती है तो 105 सीट पिछले चुनाव में लाती है। और इस बार गाड़ी अटक गई है कि ना तो शिवसेना साथ है, ना ओरिजिनल एनसीपी साथ है। शिवसेना का साथ है तो चुराया हुआ नाम है, चुराया हुआ चिन्ह है। और इन परिस्थिति के बीच 2014 के बाद की परिस्थिति पहली बार, ना कोई नेता है ना कोई चेहरा है, उसके बावजूद भी चुनाव लड़ना है। यह बीजेपी को डरा इसलिए रहा है क्योंकि विपक्ष जो उनका अपना एनडीए इंडिया गठबंधन है, उसके भीतर कोई टकराव नहीं हो रहा है जो दिल्ली की बैठकों से निकल कर आया। बड़े सद्भावपूर्ण तरीके से सहमति कैसे बन रही है, यह उनके लिए परेशानी का सबब है। और उसमें खास तौर से उद्धव ठाकरे जिस कैनवास में ले जाकर बीजेपी को घेरना चाहते हैं, वह हिंदुत्व का वो कैनवास है जिसके जरिए बीजेपी अपने वोटों के ध्रुवीकरण की सोच रही है और उद्धव ठाकरे उसी में सेंध लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जिस डेवलपमेंट का जिक्र कर रहे हैं, उसके लिए इंडिया गठबंधन इस प्लानिंग के साथ है कि महाराष्ट्र का बंटाधार कैसे आर्थिक तौर पर किया गया। और इन सब के बीच जो हेट स्पीच है या जो नफरत का सवाल है, वह कैसे उभर कर सामने आए और उसके पैरेलल में कौन कौन सी लकीर किस किस जगह पर खींचनी है। और खास तौर से संविधान का सवाल, क्योंकि महाराष्ट्र में बाबा साहब अंबेडकर का होना और महाराष्ट्र के होना, और इन सब के बीच वो विदर्भ का इलाका हो या मराठवाड़ा का इलाका हो, इन जगहों पर भी जो वोट बैंक अब सीधे मान चुका है कि किसी तीसरे खाने में वो नहीं जाएंगे, यानी बटेंगे नहीं। ये बेचैनी और ज्यादा बीजेपी के भीतर बढ़ चुकी है कि वह जिस स्ट्रेटजी के साथ वोट को बांटने की सोचती थी और वोटर इस बात के लिए अब तैयार नहीं, उसे लग रहा है आमने सामने या तो इधर हैं या उधर हैं। ये परिस्थिति और ज्यादा धड़कनों को बढ़ा रही है और मुश्किल में दिल्ली की सत्ता को डाल रही है। और शायद ये 3 दिन की उद्धव ठाकरे की यात्रा महाराष्ट्र के भीतर की एक ऐसी परिस्थिति को बना चुकी है दिल्ली के जरिए, जहां पर अब मुश्किल बीजेपी के लिए है और वह नतमस्तक आरएसएस के सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।